गुड मॉर्निंग गाइस। बेटा आप लोगों का जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड से अवेयर कराया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों ने कई कॉन्सेप्ट देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग किसी एक पॉइंट चार्ज से कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें एक बेसिक फॉर्मूला मिला था जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स पूछे, चाहे फिर आपको कोई ना कोई डेरिवेशंस करना हो। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखिए। फॉर्मूला आप लोगों का क्या था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोगों को फॉर्मूला मिला था। आप लोग जो पिछले लेक्चर्स हुआ करें उसके नोट्स अपने सामने रखा करो, और जो नोट्स आप लोग प्रिपेयर करने हैं वो भी आप लोग प्रिपेयर करते हुए चलोगे। ठीक है, चलो तो ध्यान रखो कि आज के जो कॉन्सेप्ट हैं पूरी तरह से हम लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड पे होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो तीनों डेरिवेशन हम लोग करेंगे, तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, इन तीन टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, बिना इन तीन टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आपका डेवलप नहीं किया जाएगा। ओके, चलो आ जाओ। तो डेरिवेशन पे पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। और वो जो पोर्शन है, वो टॉपिक है, वो टॉपिक है आप लोगों की इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉपिक क्या है हम लोगों की, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग लिख लो, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो वर्ड्स इंक्लूड है, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, डाइपोल की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड के आगे ये जो डाई आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है, इस डाई का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ अगर डाई की अगर हम बात करें, DI, डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, और पोल आप जानते हो, पोल क्या होता है, जिसे आप ध्रुव बोलते हो, जिसे एंड बोलते हो, जिसे सिरा बोलते हो। अब इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कल भी बता चुके हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे थे, तो इलेक्ट्रिक हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसको रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहीं ना कहीं दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट, इसको ध्यान रखना कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट, इज द अरेंजमेंट of two charges, of two charges having same magnitude, same magnitude, but of opposite polarity, but of opposite polarity, polarity is separated, is separated with a small distance, with a small distance। जब आप समझ जाइए कि दो चार्ज जो क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, बट क्या हो, अपोजिट पोलैरिटी के हो, वो दोनों अगर कुछ एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट है, तो जो अरेंजमेंट हमको ऑब्टेंड होता है वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आप देखो, हाँ, यहाँ पे देख रहे हो, एक ये मार्कर ब्लैक है और दूसरा मार्कर ब्लू मार्कर है। ठीक है, दोनों हैं तो मार्कर जिनकी साइज भी सेम है, वर्क भी सेम है। आप सपोज कर लो ये एक चार्ज है, दूसरा चार्ज ये है। अगर एक चार्ज आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा चार्ज क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब एक कुलम का अगर दूसरा चार्ज लिए हो तो दूसरे चार्ज भी कितने कुलम का होगा, 1 कुलम का होगा। और ये दोनों एक किसी पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस के साथ क्या है, सेपरेट है। तो ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट कही जाएगी, ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपका डेवलप होगा, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना ले। सपोज कर लेते हैं कि दो चार्ज है हमारे पास, एक है आपका चार्ज Q, ठीक है, जिसका साइन क्या है, पॉजिटिव साइन, और दूसरा चार्ज है क्या हमारे पास, -Q। ठीक है, और ये दोनों चार्ज किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ सेपरेट है, और इस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं R। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और वो तरीका बताएंगे। तो ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है, दो चार्ज का जो अपोजिट पोलैरिटी के हैं और साइन उनका अपोजिट है, वो आर डिस्टेंस के साथ सेपरेट है, तो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलोगे। ये चीजें क्लियर है आपको,
नोट डाउन करिए, और बोर्ड पे चीजें क्लियर हो रही है तो एक बार यस सर, ओके सर करके मैसेज करिए ताकि क्लास को स्मूथली रन किया जा सके। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। हर एक चीजें क्लियर आ रही है बोर्ड पे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 37 स्टूडेंट्स में से 12 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो। बेटा क्लास 12 है आप लोगों का, इतनी लापरवाही मत करो। ओके, चीजें क्लियर आ रही हैं, कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज एक्सप्लेन करो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट अगर कर रहे हो तो कोई भी अगर चार्ज लाते हो, टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नियर बाई लाओगे तो वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी चीज है कि अगर ये एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज भी मालूम है आपको नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, नेगेटिव चार्ज भी मालूम है आपको पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मान लीजिए कि इस पूरे सेटअप को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए ही हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंट्रोड्यूस किया गया इस टॉपिक में। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कौन सी ऐसी क्वांटिटी जनरेट हो रही होगी जिसको जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पे चीजों को ध्यान दो, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो यहाँ पे एक नई टॉपिक इंट्रोड्यूस होती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे देखना टर्म को, वो टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटी सी टॉपिक है जिसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को तो सबसे पहले ध्यान रखो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पी से रिप्रेजेंट करोगे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, जब भी कोई डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया गया होगा, एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिंग होगी, तो ये जो अरेंजमेंट होगा एक फिजिकल इफेक्ट जनरेट करता है। ये फिजिकल इफेक्ट ही क्या है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इसको समझो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट is the product of is the product of magnitude of charge, magnitude of charge and distance of separation। और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो होता है उसका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान रखोगे। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा, P इक्वल टू क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है तो इसको क्या लिखा हमने, मॉड में लिखा, इनटू डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको कितना लिया गया है, R का डिस्टेंस लिया गया है, तो P इक्वल टू आपको क्या मिल गया, Q इंटू R। ठीक है, अब देखो इस ये जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकला है, इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, वो मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं उस चीज को ध्यान दो कि जब भी हम आगे जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो डेरिवेशन पढ़ेंगे, हमें क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट की नीड पड़ेगी। हमें क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट की नीड पड़ेगी। तो ये बताओ, जब इसका मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखना, जब यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे तो Q से यहाँ तक के डिस्टेंस और -Q से यहाँ तक के डिस्टेंस दोनों R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो R/2 को यूज करके जब न्यूमेरिक हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हम डेरिवेशन को और न्यूमेरिकल्स को कन्वीनियंट बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को पहले ही सपोज कर लेना है कि ये क्या है, 2R के बराबर है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर R है तो देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, R/2 हो जाएगा तो ऐसा लगेगा उसको बैसाखी पकड़ा दिया, अपाहिज की तरह लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही 2R मान लेंगे ताकि इसका आधा अगर करें तो R इसके पास मिले, R इसके पास मिले। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा, 2R की डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे। अभी मैंने नोट करने के लिए किसी को नहीं बोला था, नोट करने के लिए जब बोलेंगे तभी आप नोट डाउन करोगे, ये चीज आप ध्यान रखो। अब डिस्टेंस हमने क्या कहा, 2R, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस जब 2R हो गया तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट कितना मिल गया बेटा, Q इंटू 2R। अब देखो इसको मानना तो आसान था,
लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स देगा तो न्यूमेरिकल्स में आपको दे रखा होगा द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से दे रखा होगा। तो डायरेक्टली दिमाग में आपको आता है, स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहे हो कुलम्स लॉ से, कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है इसका मतलब आर दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा डाइपोल मोमेंट के केस में ध्यान रखना है कि वो जो डिस्टेंस है 2r है, तो जो वैल्यू दे रखी है वो 2r की वैल्यू दे रखी है। आप इस चीज को माइंड करना, जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो ये चीजें और क्लियर होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। डाइपोल मोमेंट क्या मिला? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। नेक्स्ट द एक्सप्रेशन इज P इक्वल टू क्यू इंटू 2r। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की। फर्स्ट वन इज यूनिट। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं। अब देखो डाइपोल मोमेंट है क्या? P है। यूनिट की अगर बात करोगे तो Q की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। डिस्टेंस को 1 गुना लो, 2 गुना लो, 3 गुना लो, उससे क्या मतलब है? सब मीटर में ही मेजर किया जाएगा। तो यूनिट आपको क्या मिलता है बेटा? कूलम्ब मीटर। ये क्वेश्चन पिछले साल, पिछले साल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी यूनिट है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कूलम्ब मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैक्सिमम बच्चे CM देखते हैं, उनके दिमाग में आता है सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में लिख के चले आते हैं कि लेंथ की यूनिट है। बेटा लेंथ पूछेगा ही नहीं आपसे, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, इतना तो लेवल रखो। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? कूलम्ब मीटर। आप ध्यान रखोगे जब ये यूनिट दिया रहा है तो सी पे आप फोकस करोगे। स्मॉल सी लिखा होगा इसका मतलब सेंटीमीटर है, कैपिटल सी लिखा हुआ है इसका मतलब कूलम्ब मीटर है। ये चीजें ध्यान रखें। ठीक है, तो यूनिट आपको क्या मिल गई? कूलम्ब मीटर मिल चुका है। ठीक है, नोट डाउन करो, अब सारी चीजें नोट डाउन करो, और नोट होते ही आप डन का मैसेज ड्रॉप कर दिया करो तुरंत। ठीक है, एग्जैक्ट जैसे नोट डाउन किया जा रहा है बेटा वैसे ही नोट डाउन करोगे। लेफ्ट में शायद चीजें आपको क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो रही है, थोड़ा सा हम कैमरा को सेटअप कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सही दिख रहा है, हर एक चीजें क्लियर हो रही है। नोट डाउन करिए इसको। डन। शिवानी, वेरी गुड बेटा। सिर्फ 5-6 लोगों के मैसेज हमारे पास कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है। बेटा सभी नोट कर लेना, जुगाड़ करने की और व्यवस्था करने की कोशिश मत करना। ऑफलाइन क्लासेस अगर स्टार्ट हुई तो कोई जुगाड़ और कोई व्यवस्था काम नहीं आएगी, तुरंत उस समय पिटाई होना स्टार्ट हो जाएगा अगर नोट नहीं हुआ तो। ठीक है, ऐसा मत मुझे करने में मजबूर करो। तुम लोग क्लास 12th में हो, अब ये ना कहना पड़े कि ये CW है तुम लोगों के लिए, ये HW है। ठीक है, क्लास 12th में आ चुके हो, इतना सेंस आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड पे आप देख रहे हो लिखा जा रहा है, किस लिए आप लेके मेहनत की जा रही है, आप नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, नोट हो गया है। नेक्स्ट पोर्शन पे चला जाए। बेटा लाइट कट चुकी है लेकिन फिर भी विजुअलाइज हो रहा है। इन्वर्टर का कनेक्शन से लाइट जल रही है, लेकिन एक जो फोकस किया हुआ है लाइट बोर्ड पे वो लाइट आपकी ऑफ हो चुकी है, फिर भी क्लियर हो रहा है। तो हम ऐसे सभी लिख दो, बोर्ड पे सभी चीज़ें क्लियर है ना? क्लियर है, थोड़ा सा बस इफेक्ट आया है तो क्लियर हो जाएगी जस्ट 1-2 मिनट के अंदर। यस, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, और नेक्स्ट टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड यू मस्ट हैव गो थ्रू आउट दिस चैप्टर, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है बेटा कि ये टॉपिक एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इसके पे कोई डाउट नहीं है कि इसके बिना आपका पेपर बिल्ड हो। ठीक है, ये टॉपिक पूछा ही जाएगा, इसलिए सीरियसली इस टॉपिक को देखना। और वो आपका कहा जाए तो इस पूरे चैप्टर का एक थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, मिटाते हैं इसको। और जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी आपके यहाँ आपके स्कूल में, तो ये चीज़ें मैंने बताई थी और वहीं तक टॉपिक कवर हुई थी। उसके बाद सारा लॉकडाउन वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया था। ठीक है, देखो टॉपिक है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आप लोगों की टॉपिक है। ठीक है, हेडिंग क्या है आप लोगों की?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको आप मेंशन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। और इस पोर्शन से ध्यान रखना, ये जो है आपका थियरी के रूप में भी आएगा एंड प्लस न्यूमेरिकल्स भी इसके इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों जब भी पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें आप समझिए जो 2 डेरिवेशन हम बताने वाले हैं, उस 2 डेरिवेशन में से एटलीस्ट एक डेरिवेशन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। डेरिवेशन आ जाए या न्यूमेरिकल्स आ जाए, ठीक है, टॉपिक जरूर कवर की जाएगी आपके बोर्ड पेपर। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें 2 पोर्शन को कवर करना है। दोनों पोर्शन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो लो। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन जो कवर करना है वो है आपका ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस पर। ठीक है, या तो फिर इसको लिखा जाता है ऑन एक्सियल लाइन, इस टॉपिक को दूसरे नाम से जानते हैं ऑन एक्सियल लाइन। आपसे कैसे टॉपिक पूछी जाएगी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल और ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, सेकेंड टर्म में तो फिर हम बात करेंगे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की। अब क्या है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। फिर हम किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल की। इसको बोला जाता है, आर पार्ट में ध्यान रखना, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। अब ये दोनों चीजें समझ लो, इक्वेटोरियल लाइन क्या है और एक्सियल लाइन क्या है। ठीक है, देखो एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल टूअर्ड, जैसे आप मान लो कि अगर डाइपोल रखा गया है, ठीक है, तो डाइपोल किस तरीके से, इस तरीके से, तो ये डाइपोल की एक्सिस हो गई। इधर आपका कोई भी चार्ज होगा, मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर एक्सिस पूछा जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि या तो इस चार्ज के ही एक्सिस पे इस साइड, या तो चार्ज के एक्सिस पे इस साइड। जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके अलोंग ही आप किसी एक पॉइंट पे आप क्या करोगे, मेजर करोगे। या तो आप लेफ्ट मेजर कर सकते हो या तो फिर राइट पे, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि जो आपका डाइपोल है, जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किधर जाएगा बेटा, इधर जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या तो अपवर्ड हो सकता है या तो डाउनवर्ड हो सकता है, तो या तो हम ऊपर फाइंड कर सकते हैं या तो नीचे फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एक्सियल लाइन का, अगर आप सपोज कर लो कि ये डाइपोल है, तो हो सकता है कि इस डाइपोल के एक्सिस के इस साइड आपको किसी एक पॉइंट पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इस डाइपोल के इस साइड कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो। ये केस किसका होगा, एक्सियल लाइन का केस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेटोरियल का केस क्या है, ये डाइपोल है तो हो सकता है इसके अपवर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पर आपको यहाँ पे निकालना हो, या हो सकता है इसके डाउनवर्ड यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना हो। तो ये केस क्या होगा, इक्वेटोरियल का होगा। तो दोनों चीजें आपके ध्यान में रहे। तो हम लोग को 2 टॉपिक पढ़नी है इसमें, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल और ऑन एक्सियल लाइन, एंड सेकंड जो पढ़ना है ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल और ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है, शुरू किया जाए। चलो, तो कहानी हम लोग देखते हैं किसकी, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको नीचे मिटा रहा है, फिर हेडिंग लिख के आपको बाद में बताई जाएगी। अब आ जाओ, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाओगे। तो फर्स्ट आपकी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल और ऑन एक्सियल लाइन। तो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो डायग्राम क्या है। अब एक चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किधर भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है किधर ही रखो। पॉजिटिव मैंने इधर रख दिया, नेगेटिव चार्ज मैंने इधर रख दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या सपोज करने के लिए आपको बोले हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप कितनी सपोज करोगे, 2r की डिस्टेंस आप सपोज करोगे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी सपोज कर ली, 2r। ठीक है, अब है क्या, किस पॉइंट पे आपको निकालना है, हम सपोज कर लेते हैं कि हम राइट साइड जाना चाहते हैं। तो यहाँ से एक किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट क्या है, P, और इसको क्या बोला गया था बेटा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इसको क्या बोलोगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जहां पे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, या वो पॉइंट जहां पे आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, अब ध्यान दो,
अब इस डाइपोल के मिड पॉइंट पे जाओगे, ठीक है। मिड पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया कि ये क्या है, ओ है, ये मिड पॉइंट क्या है, ओ है। अब ध्यान दो, मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस आप सपोज करोगे, ध्यान रखना जो वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके मैग्नेटिज्म जब तक खत्म नहीं हो जाएगा वही वेरिएबल सेम यूज करोगे, चेंज नहीं करोगे। नहीं तो न्यूमेरिकल्स में समस्या आने लगेगी, हो सकता है एक्स वेरिएबल को आप कुछ और सपोज कर रहे हो, क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, डाउट क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, एक्स। मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट और डाइपोल के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। अब देखो, जब ये मिड पॉइंट ले लिया आपने तो ओ से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। ओ से प्लस क्यू तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। ये क्लियर है। अब आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको चार्ज से पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो आप ध्यान दो, प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की अगर डिस्टेंस देखी जाए तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा एक्स प्लस आर। एक्स में आर वैल्यू ऐड कर दोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस आर। माइनस क्यू से अगर पी तक की डिस्टेंस देखोगे तो ये मिलेगा एक्स माइनस आर। ठीक है, बस यही वजह था हम लोग को टू आर मानने का, क्योंकि यहाँ पे एक लिखते हैं हम लोग एक्स प्लस आर बाई टू, एक लिखते हैं एक्स माइनस आर बाई टू, थोड़ा सा मजा नहीं आता उसको देख के, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज ये समझ लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, इनसाइड आती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हमेशा किसको एक्सप्लेन करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आओ देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउटसाइड, आउटसाइड बना दिया। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है इसको कंसीडर हम कर लेते हैं E1। क्लियर है। अब ध्यान दो, माइनस क्यू है, माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा होगा वो उसकी तरफ मिल रहा होगा, ये क्या मिला, E2, मान लिए E2। अब बात ये आ गई कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है E1 एक है E2, तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। अब इसमें आप देख लोगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी छोटी है, तो आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता था, डिस्टेंस पे। जो डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, जो डिस्टेंस कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो आप देखो, प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस ज्यादा है तो सीधी सी बात है E1 की वैल्यू कम होगी, E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। यह कंडीशन आप लिख सकते हो, E1 इज लेस देन E2 मिलेगा। सो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चीजें ध्यान से देखना, डेरिवेशन बस यही से स्टार्ट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ई टोटल, ई टोटल जो है इसको हम क्या लिख रहे हैं, ई एक्सियल। ई एक्सियल किसके इक्वल मिलेगा, E2 माइनस E1 के इक्वल मिलेगा। और इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ नाउ, अब चीजें ध्यान रखना, डायग्राम बनाते ही फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ कंप्लीट कर दोगे तो टीचर्स और एग्जामिनर्स के दिमाग में ये जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ जानता है, ठीक है। तो बेटा हो सकता है कि कुछ मार्क्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि चीजें जैसे बनाई जा रही है, जैसे लिखा जा रहा है वैसे ही एज इट इज आप नोट डाउन करोगे। नाउ वी नो, हम लोग को क्या मालूम है बेटा, हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से E1 और E2 की वैल्यू निकाल लो। सो E1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 Q, तो Q तो दोनों के लिए सेम ही है, पॉजिटिव है नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, प्लस Q और P तक के डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस आर का स्क्वायर है, तो E1 वही माने हो, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर मिल गया। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। एंड E2 की वैल्यू अगर निकाली जाए तो E2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, अब यहाँ ध्यान दो, E2 इक्वल टू क्या मिल गया, 1/4πε0 Q अपॉन एक्स माइनस आर होल स्क्वायर मिला। इसको मान लेते हैं थर्ड। क्लियर है। अब देखो सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट किया जाए, पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। जैसे ही पुट करेंगे आप देखो ई एक्सियल आपको क्या मिलेगा, ये जैसे ही पुट किया जाएगा Q/4πε0, Q/4πε0 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन कितना हो गया, Q/4πε0। ब्रैकेट में क्या बचा, 1/,
अब E2 आपका बड़ा था, तो ये E2 का टर्म यहाँ पे होगा x माइनस आर का स्क्वायर, और माइनस टर्म क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर मिलेगा। अब इसको सॉल्व करना इजी है, एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई ए इक्वल टू क्या मिल गया, ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो नीचे टर्म क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, और ऊपर जब जाओगे तो इसका होल स्क्वायर मिलेगा, और इसके होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के साथ ये टर्म आएगा, माइनस लगा, फिर क्या मिला, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस साइन बाहर है तो सब साइन क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2rx होगा तो प्लस 2rx में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया। फाइनल एक्सप्रेशन आपको क्या मिला, ई एक्सीएल इक्वल टू क्या मिला आपको, अब यहाँ से ई एक्सीएल मिला क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2rx और 2rx को जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा, 4rx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो कार्यक्रम आप कर चुके हो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम अरेंज करें, इस चीज को ध्यान दो, ठीक है। अब Q है 4rx को क्या 2r इंटू 2x लिख सकते हैं ना, 4rx है तो 2r में 2x मल्टीप्लाई करेंगे 4rx मिलेगा, अपॉन देखो, अपॉन क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो टर्म नेक्स्ट क्या हो जाएगा, Q इंटू 2r आपको मालूम है किसकी वैल्यू होती है, P की, डाइपोल मोमेंट की, अभी पिछला फॉर्मूला बताए हैं, तो क्या हो जाएगा वो वैल्यू P डाइपोल मोमेंट, तो इस Q इंटू 2r को हम क्या लिख रहे हैं P। अब देखो P 2x हो जाएगा तो इसको हम लिख दिए 2px, 2px हो गया, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मिल गया। यहां तक एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है, बस एक कंडीशन हम लगा रहे हैं। अब यहां पे देखना उसके बाद इफ, अब क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को, जो एक्स है उसको मानते हैं कि वो आर से बहुत बड़ी है, मतलब जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिए है उससे बहुत छोटा है। अगर मान लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आर इज नेग्लेजिबल, आर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेजिबल कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो आपको एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, ई ए इक्वल टू मिल गया 1 अरे 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, कितना मिल जाएगा, एक्स पावर 4। देखो आर को नेगलेक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स पावर 4, एक्स से इसको कैंसिल कराओगे तो 3 बचेगा। फाइनल एक्सप्रेशन एक्सीएल का क्या आ गया, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। आप एक्सीएल के लिए फॉर्मूला देख चुके हो कि एक्सीएल के लिए फॉर्मूला आपको मिल चुका है, सिक्वेंसली नोट करोगे, पहले डायग्राम देन ये पूरा पोर्शन देन ये, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको, सीरियसली नोट डाउन करो, और किसी को भी किसी पॉइंट पे डाउट है बेटा, बिना हेजिटेशन के आप लोग चैट बॉक्स में या तो फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। हर एक चीज़ें क्लियर हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो फ्रेम से बाहर जा रही हैं, दिख रहा है आपको हर एक चीज़ें, वेरी गुड। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करो इसे, केवल 14 बच्चे ऑनलाइन हो, ये तुम लोगों के लिए बड़ा घातक होने वाला है यार, कैसे रोक पाऊंगा मैं अपने आप को, बड़ा पीटूंगा तुम लोगों को फिर, ठीक है। बड़ी हरकतें तुम लोगों की दयनीय होती जा रही है, हाँ? हमें लग रहा है कि 12th में तुम लोगों के ऐसा ना हो कि 12 में 13 बच जाए बेटा। कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, कोई बात नहीं, ठीक है, कर लो परेशान, ठीक है। बड़ी बुरी हरकतें हैं तुम लोगों की। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करके डन का मैसेज सभी लोग नोट करोगे, इतना जल्दी नोट होगा नहीं, कम से कम एटलीस्ट तुम लोगों को 4 से 5 मिनट लगेंगे। नोट डाउन करिए उसको।
डाउनलोड कर लिया आई होप। बेटा हर क्लास से मुझको नहीं मतलब है कितने बच्चे आते हो, मेरी क्लास में सब लोगों का होना जरूरी है। रेहान फजल नोट कर लिया है, रिया ने भी नोट कर लिया है, ध्रुव वेरी गुड, मिथि वेरी गुड बेटा। मैक्सिमम 80 19 20 students are present on each subject. But I don't care about the other subject. I just only focus upon my subject. I need everyone to be present in my class. चलो, हाँ एक चीज़ और, जितने लोग शुरू से प्रेजेंट हो क्लास में वो अगर एब्सेंट हुए तो उनके लिए तो और घातक है, इतना ध्यान रखना। वो एब्सेंट मत करना, सभी लोगों का रिकॉर्ड है मेरे पास। नहीं यार, इतना तो समय निकाल ही सकते हो तुम लोग, इतनी व्यस्तता तो। टाइम अपने निकालो, समय हमारे साथ बिताओ, मजा आएगा। सारा समय दूसरे को दे देते हो, हमें दे दिया करो 45 मिनट यार, 50 मिनट, क्या जाता है। ठीक है, 24 घंटे में से सिर्फ 45 मिनट ही तो मांग रहा है तुम लोगों से, उसमें भी तुम लोग इग्नोर कर रहे हो। मिटा दिया जाए। चलो नेक्स्ट पोर्शन पे चले। ओके, अब हम लोगों का क्या पोर्शन है, हम लोग फाइंड करेंगे क्या, इक्विटोरियल लाइन पे। इक्विटोरियल लाइन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो उसका डेरिवेशन तो थोड़ा सा छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, लॉजिक है उसमें। ठीक है, और वो लॉजिक वही समझ पाएगा जो क्लास 11th में कुछ क्लासेस किए हैं, वेक्टर कम से कम एटलीस्ट पढ़ा है। हालांकि तुम लोग 11th में तो पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, 10th पास करते ही तुम लोग के पंख निकल आते हैं, उड़ने लगते हो। ठीक है, तो चलो इस एक्सप्रेशन को हम छोड़ देते हैं यहीं पे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इससे और इक्विटोरियल का जब कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा नीड पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ऑन इक्विटोरियल लाइन, ऑन इक्विटोरियल लाइन। अब ध्यान रखना, इक्विटोरियल लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। इक्विटोरियल लाइन लिख के चल रहा है, ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ठीक है, अब इसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, वो समझ लोगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी जैसे पहले बनाए थे वैसे बनाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर ही लिया था, इधर ही ले लेते हैं। नेगेटिव चार्ज इधर लिया था, नेगेटिव चार्ज इधर ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेना है, इक्विटोरियल लाइन पे लेना है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट ले लिया जाए, इसका मिड पॉइंट ले लिए, और इसके मिड पॉइंट से हम क्या किए कि एक पॉइंट ले लिए यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने ले लिया पी, पी साइड लिख देते हैं ना, पी ले लिया। और यहीं पे हमें क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब क्या टास्क है आप लोगों का, अब इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत आराम से इसको क्या करो, मिला दो, इस नेगेटिव चार्ज से इसको मिला दो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पी से मिल गया, नेगेटिव चार्ज पी से मिल गया। अब क्या करोगे, अब देखो मिड पॉइंट से आप क्या किए थे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या माना था, एक्स माना था। इन दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2r थी। तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, r का डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस r होगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो, अब यहां से मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, वो एंगल डेवलप कर रहा है थीटा एंगल, यहां से भी एंगल कितना कर रहा है, थीटा एंगल। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज बताओ, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए होंगे तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो एक ट्रायंगल ये मिल रहा होगा, दूसरा ट्रायंगल ये मिल रहा होगा। तो सीधी सी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से ये डिस्टेंस भी कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब चीजें ध्यान रखना, ये सारी हरकतें डायग्राम में ही कर देना, ऐसा नहीं कि स्टेप बढ़ाते जाओ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, फिर आप पुट करो, फिर इसको मतलब 4-5 लाइन में इसको निकालो। ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना, जितना एग्जामिनर को परेशान करोगे उतना नंबर कटेंगे। ठीक है, तो जो टू द पॉइंट चीजें हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत छोटी चीज है। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट डाउन कर दोगे, ये इतना मान के चलना है कि एग्जामिनर जानता है। आप देखो, ये निकल गया। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देख लें।
अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की तरफ, बना दिया। ठीक है, और जो पॉजिटिव से मिल रहा था उसको हम क्या बता रहे थे, E1। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा, इसको बना दिया हमने E2। अब देख रहे हो कि मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब ऐसे जाता तो कुछ उपाय कर सकते थे, अब ऐसे जा रहा है तो सीधी सी बात है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। तो अब ये बताओ रिजल्टेंट इसका क्या मिलेगा, इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा E1 का। तो E1 का कंपोनेंट करोगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। मिलेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा वो देखो, अब ये थीटा है तो सीधी सी बात है इतना भी क्या होगा, थीटा होगा। तो जब ये थीटा होगा तो ये आपको मिलेगा E1 cos थीटा। ठीक है, अब ये ई और पी वाले टर्म को हटा देते हैं, डायग्राम थोड़ा सा सही बने। E1 cos थीटा, अब इधर आओगे तो ये क्या मिलेगा, E1 sin थीटा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब E2 का कंपोनेंट करें, जब ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा मिलेगा। तो E2 का कंपोनेंट इधर आएगा, वो आएगा E2 cos थीटा। तो देख रहे हो कि इस साइड दो कंपोनेंट मिल रहा है, एक E1 cos थीटा का और एक E2 cos थीटा का। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब E2 का वर्टिकल कंपोनेंट करोगे तो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या होगा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अब देखो, आप ये बताओ, ये मार्कर है, ठीक है, एक लोग इधर से खींच रहे हो, एक लोग इधर से खींच रहे हो, दोनों सेम फोर्स के साथ खींच रहे हो। बेटा ये मूव करेगा, कभी नहीं मूव करेगा। ठीक है, जब इक्विवेलेंट फोर्स लग रहे होते हैं, ठीक है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्टेशनरी रहता है, मतलब इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो आप ध्यान दो, ये चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम है, इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा होगा सेम मिल रहा होगा। जो ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे आप फाइंड आउट कर रहे होगे। ये चीजें क्लियर है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में कि वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप वही चीजें लिखोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। ये थ्योरी का पोर्शन है, सिर्फ आप उसको याद रखो। मतलब यहाँ पे जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचा, यही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया, अब यहाँ पे लिख देना, फ्रॉम डायग्राम और फ्रॉम फिगर ई नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, या ई टोटल लिखो या ई नेट लिखो, यहाँ पे लिख रहा है ई इक्विटोरियल। ई इक्विटोरियल किसके इक्वल मिलेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब टर्म ध्यान दो, अब तुम्हें मालूम है कि E1 और E2 दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, सिंस E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू मान लेते हैं वो E के इक्वल है। ठीक है, सो आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, E इक्विटोरियल इक्वल टू 2E cos थीटा, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ, अब खेल करते हैं, E की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, नाउ E इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q/r² का मतलब जो डिस्टेंस है चार्ज और P पॉइंट के बीच में, तो डिस्टेंस कितना है, x² प्लस r² का अंडर रूट है, उसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट था, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो ये मिल गया। एंड cos थीटा की अगर बात करो तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा ये है, बेस इतना है, हाइपोटेनस इतना है, बेस आपको मिल गया r, हाइपोटेनस है आपका x² प्लस r² के पावर 1/2। अंडर रूट को क्या लिखते हैं बेटा, 1/2 लिखते हैं। क्लियर है। ठीक है, इन दोनों चीजों को क्या करो, फर्स्ट में पुट करो। ठीक है, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में जैसे ही पुट करते हो, इक्विटोरियल आपको मिला 2QR/4πε0 x² प्लस r² टू पावर 3/2। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे टर्म ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको मालूम है कि Q इंटू 2R की बात करो, Q इंटू 2R की बात करो तो वो वैल्यू किसके इक्वल है, P के इक्वल है।
तो ई इक्विटोरियल आपको कितना मिल गया, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 पावर 3/2। अब वही कंडीशन लगाओ जो एक्सीएल में लगाए थे। इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ई इक्विटोरियल आपको क्या मिल गया, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अब देखो आर को नेग्लेक्ट करते ही एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, 2 से 2 कटेगा, एक्स का पावर क्यूब बच गया। ठीक है, तो ई इक्विटोरियल मिल गया। देखे डेरिवेशन बहुत सिंपल है, छोटा सा है, डायग्राम में खेल है। ठीक है, अब देखो, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो, कभी न्यूमेरिकल्स अगर आ जाता है और एक ही न्यूमेरिकल में आपसे इक्विटोरियल भी पूछता है, एक्सियल भी पूछता है, तो आप कोई एक निकाल लेना, उसके रेस्पेक्ट में रिलेशन निकाल के सॉल्व कर देना, ऐसा नहीं कि दोनों करने लगो। ठीक है, टाइम जाएगा, कोई फायदा नहीं। अब देखो, अब यहां से आपको क्या मिल गया, नोट करके उस चीज को मेंशन करोगे। मेंशन क्या करोगे कि ई एक्सियल और ई इक्विटोरियल, इन दोनों का रेशियो अगर निकाला जाए तो ये रेशियो आएगा 2/1। मतलब ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्विटोरियल। जो इक्विटोरियल होता है वो एक्सियल का 2 गुना होता है। ओ यस, करेक्ट। जो एक्सियल होता है वो इक्विटोरियल का 2 गुना होता है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो फटाक से। नोट करने के बाद डन का मैसेज ड्रॉप करिए। यहाँ पे आपका इक्विटोरियल का खेल खत्म हो गया, एक्सियल का खेल खत्म हो गया। ठीक है, आई होप थोड़ा सा देखा जाए यार, टाइम क्या हो रहा है यार। दस, बेटा टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इतना आप लोग इसको नोट डाउन करिए। एनसीईआरटी से इसकी सेल्फ स्टडी करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और कुछ भी डाउट होता है तो हम अवेलेबल हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर चैट बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया करिए। ओके, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू का मैसेज ड्रॉप करो, चला जाए। ओके, थैंक यू फजल, थैंक यू निधि, थैंक यू आयुष, शिवानी थैंक यू बेटा, हिमांशु थैंक यू बेटा, रिया थैंक यू, ध्रुव थैंक्स, अंशु थैंक यू बेटा, आरती थैंक यू। ऑल राइट बेटा, चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ और क्लासेस को फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।